हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर का अगला ट्यूटोरियल देखने जा रहे हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था, याद है आपको? अगर आपने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि फ्री फॉल के बारे में, फ्री फॉल, उसके फार्मूलाज, एग्जांपल्स, ये सब हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था। इस ट्यूटोरियल में हम देखने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसके वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले आप मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है। आपके पहले वाले क्लासेस में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द इट्स पोजीशन और इट्स स्टेट। मतलब क्या है इसका कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसमें है या फिर ऑब्जेक्ट की स्टेट की वजह से उसमें है। और हमें पता है, हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी जानते हैं, जो कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। हमने क्या इस्तेमाल किया था? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था mgh। ये फार्मूला, m मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करें उस ऑब्जेक्ट का मास। g मतलब हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h मतलब उसकी हाइट कहाँ से? अर्थ के सरफेस से। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। लेकिन ये जो फार्मूला है ये हम तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये जो हाइट है h वो रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। मतलब अभी ये अर्थ है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, और ये जो हाइट है h, ये जब तक रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है हाइट, तभी हम ये mgh वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि g की जो वैल्यू है वो हाइट के साथ क्या होती है, हमने देखा था वेरिएशन ऑफ द g विद द हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है g की वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए हम ये फार्मूला हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हाइट रेडियस ऑफ द अर्थ की कंपैरिजन में आ जाएगी, मतलब हाइट इतनी होगी कि g की वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है वो हम महसूस कर सकते, तब हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फार्मूला हम तब तक इस्तेमाल कर सकते जब h बहुत छोटा हो और g में वेरिएशन बहुत कम आ रहा हो, तब तक हम इस फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा के लिए? चलिए देखते हैं। पहले आप मुझे बताइए, इस फार्मूला में अगर मुझे अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं कितनी निकालूंगा? अर्थ के सरफेस पे मतलब मेरी हाइट 0 हो जाएगी, तो अर्थ के सरफेस पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है। हाइट 0 हो गई मतलब 0, अर्थ के सरफेस पे आ गई मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0। और इन्फिनिटी पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी मतलब इन्फिनाइट डिस्टेंस। ये अर्थ है, यहाँ से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है इन्फिनाइट, क्योंकि mg इंटू h की जगह मैं इन्फिनाइट लिखूंगा तो इन्फिनाइट आ जाएगा। तो लेकिन हमने अभी बोला कि ये h जो है ये बहुत छोटा हो तभी हम इस्तेमाल कर सकते, तो इन्फिनाइट के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मतलब ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये रॉन्ग है, सीधी सी बात है। और पोटेंशियल एनर्जी सरफेस के अर्थ के ऊपर हमने 0 कंसिडर की है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो ओरिजिनल फार्मूला है, जो साइंटिस्ट लोगों ने बताया है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताया गया है -Gm/r+h। ये ओरिजिनल फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, -Gm/r+h। g मतलब हमें पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M जो है वो है मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो। r मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ और h मतलब उसकी हाइट सरफेस से। और ये नेगेटिव साइन क्यों दिया है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं h को इन्फिनाइट करता हूँ, इन्फिनाइट मतलब एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, तो r+h की वैल्यू भी इन्फिनाइट हो जाएगी। और जब डिनोमिनेटर में इन्फिनाइट आता है तो जो वैल्यू आती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि हमें पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये -Gmm डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। मतलब एट इन्फिनिटी मुझे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल रही है? 0।
ये फार्मूला इस्तेमाल करके हमें सरफेस पे जीरो मिल रही है, इस फार्मूला से हमें इन्फिनिटी पे जीरो मिल रही है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रिलेटिव होती है। रिलेटिव मतलब मुझे इन दो जगहों में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसिडर कर सकता हूँ और यहाँ पे निकाल सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे जीरो कंसिडर करके यहाँ के ऊपर निकाल सकता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव होती है, जगह जगह पे बदलती है। यहाँ पे एक जगह पे मैं जीरो कंसिडर करके दूसरी जगह पे निकाल सकता हूँ अपने कन्वीनियंस से, अपने हिसाब से। लेकिन जो ओरिजिनल फार्मूला कहता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो होती है, और इन्फिनिटी से जो कम डिस्टेंस है मतलब नीचे नीचे, तब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो निगेटिव होती है। इसलिए हमने फॉर्मूला में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -gmm/r+s लिखा है। मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। मैक्सिमम जीरो है मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी जीरो है, तो बाकी की वैल्यूज तो उससे कम ही होंगी। अब जीरो से कम कौन सी वैल्यूज होती है? निगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी आमतौर पे निगेटिव होती है और एट इन्फिनिट डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि अब ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये है उसकी रेडियस जैसे कि हमने अभी बताया। अब ये है उसकी हाइट h यहाँ तक, और ये हाइट है r के कंपैरिजन में। मतलब r के कंपैरिजन में मतलब मैं हाइट बोल सकता हूँ उसकी 2r है, 2r है। तो इस फार्मूला में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारे पास? -gmm/r+s, -gmm/r+h। h की हाइट कितनी है? h मतलब हाइट, ये जो हाइट है h, इसकी वैल्यू 2r है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2r। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी? मुझे मिलेगी -gmm/2r+r3r। तो इस तरीके से हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाला जो फार्मूला है ये हमें इस्तेमाल कब करना है? जब h की वैल्यू बहुत छोटी है रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एस्केप वेलोसिटी नाम ही है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब आपको पता है छूट जाना, किसी से भागना या छूट जाना। एस्केप मतलब पलायन, छूटना, वो होता है एस्केप। एस्केप प्लान नाम की मूवी भी आपने शायद सुनी होगी। एस्केप प्लान मतलब भागने का, वहां से छूटने का प्लान, वो मूवी का टाइटल था। तो एस्केप वेलोसिटी मतलब छूटने की वेलोसिटी। कहाँ से छूटना है भाई? पहले तो बताओ कहाँ से छूटना है। तो सुनिए, एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से हमें बाहर ली जाती है। मतलब हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से छूट जाते हैं, अर्थ उसके बाद हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा पाती। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकूंगा तो नीचे आएगा वापस, क्यों आएगा? अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। और किस हाइट तक जाएगा ये? तो सीधी सी बात है, उसकी जो हाइट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है F = ut + ½ h², v² = u² + 2as, और तीसरा वाला v = u + a2। ये लॉज ऑफ मोशन है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? इससे हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, इससे हम निकाल सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके ऊपर हाइट डिपेंड करती है। कैसे? देखिए, ये जो सेकंड वाला फार्मूला है इससे हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, v², तो हमें पता है जब अपवर्ड मोशन होती है, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है अपवर्ड मोशन में, क्योंकि अब मैं मार्कर ऊपर फेंक रहा हूँ तो ग्रेजुअली उसकी स्पीड कम कम होती जाएगी और एट फाइनल पॉइंट उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और वो नीचे आएगा। तो उसकी अपवर्ड मोशन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है। तो इस फार्मूला में हम पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, u², इनिशियल वेलोसिटी है u², और जो एक्सेलरेशन होता है अपवर्ड मोशन में निगेटिव होता है। मैंने आपको बताया था, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट, तो हमें एक्सेलरेशन की जो साइन है वो निगेटिव लेना पड़ेगा। तो -2as आ जाएगा। ए की वैल्यू मैं निगेटिव रख रहा हूँ तो +2 × -a मतलब ही -2as। और ए की वैल्यू हमें पता है अपवर्ड मोशन में या डाउनवर्ड मोशन रहो, ये मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मैं इस ए को जी, ये मतलब जी है। तो 0² = u² - 2gs। 0 मतलब 0 है, 0 का स्क्वायर मतलब 0 आ गया। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? u² = 2gs मिल गया। और
यस मतलब हाइट है, तो यस हमें क्या मिलेगा, यू स्क्वायर बाय 2g। तो हमें क्या मिला, यस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैक्सिमम हाइट है ऑब्जेक्ट की अपवर्ड मोशन में, जब हम उसे फेंकते हैं ऊपर, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो आप मुझे बताइए कि अलग अलग इनिशियल वेलोसिटीज पे हाइट अलग अलग होगी। सपोज मैं देखता हूँ, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे यू एक इनिशियल वेलोसिटी, उस पे वो ऑब्जेक्ट कुछ हाइट जा रहा है h, फिर उसके बाद मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी, मैंने कर दी u से 2u, तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी, कुछ और हाइट जाएगा वो, मैंने फिर वेलोसिटी बढ़ा दी 3u, कुछ और हाइट जाएगा वो। तो मतलब जैसे जैसे मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे वो और ऊपर तक जाता जाएगा। हमें पता है जैसे जैसे ऊपर जाएगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता जाएगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस अर्थ से बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि वो इस हाइट पे पहुंच जाएगा कि उस पे अर्थ का कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, स्केप, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से वो स्केप हो जाएगा, उस पे अर्थ का कोई फोर्स नहीं लगेगा, वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, चलिए देखते हैं। मैं एक उसकी इनिशियल वेलोसिटी देता हूँ u, जिस वेलोसिटी के साथ मैंने उसको ऊपर फेंका है u के साथ, उस वेलोसिटी के साथ वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया कि वहां पे उसको अर्थ का जो फोर्स है वो महसूस ही नहीं हो रहा, मतलब अर्थ उस पे उस पॉइंट पे फोर्स नहीं लगा पा रही, तो मतलब वो स्केप हो गया। अब जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैंने उसे फेंका था उसे कहते हैं स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, escape velocity is the initial velocity of the object from which when we thrown that object it will escape through Earth's gravitational field। मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा, तो उस वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं escape वेलोसिटी। तो हम एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं कि escape वेलोसिटी का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम इसके वेलोसिटी का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो हम एग्जांपल मतलब क्या है, वो फार्मूला है सीधा सीधा, हम एक m मास के ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। हम दो कंडीशन देखेंगे, दो सिचुएशन देखेंगे। पहली वाली सिचुएशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और दूसरी वाली सिचुएशन at the point where there is no gravitational force। मतलब हम बोला था कि वो उस पॉइंट पे चला जाएगा जहाँ पे उसको ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस नहीं होगा। तो चलिए मतलब हम उसे स्पेस बोल सकते हैं, इन द स्पेस, एट द सरफेस, इन द स्पेस। तो देखेंगे हम ये सरफेस है और ये स्पेस है। तो m मास के ऑब्जेक्ट के बारे में हम देख रहे हैं। तो सरफेस पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताइए मुझे। काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ mv² होगी, हमें पता है फार्मूला हाफ mv²। मतलब मैं उसे जिस वेलोसिटी के साथ फेंक रहा हूँ वो वेलोसिटी भी, लेकिन मुझे पता है कि ये वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी, तो मैं इसे v के नाम से डिनोट करूंगा, ve। स्केप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वेलोसिटी के साथ फेंकूंगा तो वो फिर नीचे नहीं आएगा, वो स्पेस में रुक जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसके ऊपर अर्थ कोई फोर्स नहीं लगा पाएगी। तो हाफ mv² इसका फार्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी देखा था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ Gm r प्लस h है। लेकिन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ हाइट क्या होगी उसकी 0, मतलब h की वैल्यू 0, तो मैं r प्लस 0 सिर्फ r आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी -Gm/r। काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब मैं निकालूंगा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों की एडिशन क्या आएगी, हाफ m जो है स्मॉल m है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाफ mv² और v है इसकी वेलोसिटी माइनस Gm/r। ये कैपिटल M है मास ऑफ द अर्थ, r है रेडियस ऑफ द अर्थ। हाइट उसकी 0 है क्योंकि हम अर्थ की सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ r लिखा है डिनोमिनेटर में। तो आ गई टोटल एनर्जी हाफ mv² माइनस Gm/r। तो अब स्पेस की बात करते हैं, मतलब उस पॉइंट पे जहाँ पे उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम 0 है, तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वहां पे जाके वो रुक रहा है, एकदम से स्टेबल हो रहा है, उसके ऊपर ना ऊपर फोर्स है ना नीचे फोर्स है, एकदम शांत बैठ गया वहां पे, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है वहां पे। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी वहां पे स्पेस में,
जीरो। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो। फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, जब वी जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो। यहाँ पे वी को हम जीरो कर देंगे तो हाफ एम इंटू जीरो का स्क्वायर, तो जीरो मिलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई जीरो। पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पे जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस जी एम बाय आर प्लस सी एच। लेकिन हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि वो ऐसा पॉइंट है कि जहां पे उस पे अर्थ का कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। उसके ऊपर मतलब वो हम कंसिडर करें इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जीरो प्लस जीरो जीरो। तो आप मुझे बताइए सरफेस पे टोटल एनर्जी आ गई हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम बाय आर, स्पेस में आ गई टोटल एनर्जी जीरो। लेकिन आप जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि सरफेस के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वही एनर्जी स्पेस में रहनी चाहिए। हमें पता है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ना तैयार की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, वो कांस्टेंट रहती है। मतलब जो टोटल एनर्जी सरफेस पे वही टोटल एनर्जी स्पेस में रहनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, ये जो स्पेस की टोटल एनर्जी उसे हम टोटल एनर्जी सरफेस के साथ इक्वल करते हैं। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? ये तो जीरो है, तो इसकी वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम बाय आर इज इक्वल टू जीरो। और एक इससे निकालने एनर्जी कंजर्वेशन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी एट द सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द स्पेस। इससे आ गया ए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू जी एम बाय आर आ गया। अब ए एम और ए एम कैंसिल, स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाला, तो हमें इसकी वेलोसिटी क्या मिलती है? वी का स्क्वायर हमें मिलता है 2gm बाय आर। क्या मिला हमें? v का स्क्वायर a मिल गया 2gm बाय आर। अब हम v निकालेंगे तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमें मिलेगा 2gm बाय आर इन स्क्वायर रूट, और ये हमें कैपिटल में मास ऑफ द अर्थ। तो देखिए हमें मिल गया इसके वेलोसिटी का फार्मूला। क्या फार्मूला मिल गया हमें इसके वेलोसिटी का? v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm बाय आर। और g जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब मास ऑफ द अर्थ, r मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब अगर हम इस वेलोसिटी के साथ उससे ऊपर फेंकेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या होगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा वो, उसके बाद अर्थ उस पे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो इसकी वेलोसिटी ऑफ द क्या है? इसके वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जी की वैल्यू में पता है, जी की वैल्यू क्या है? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गई जी की वैल्यू। मास ऑफ द अर्थ हमें पता है, मास ऑफ द अर्थ क्या है? उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, क्या है? 6.4 इंटू 10⁻24 केजी, कुछ तो ऐसी वैल्यू है। 64 इंटू 10⁻20 केजी, कुछ तो ऐसी मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू है। और आर रेडियस ऑफ द अर्थ, जो कि 6400 किलोमीटर है रेडियस ऑफ द अर्थ। जब वो सारी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमें। हम वी में सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है वी मतलब इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हमें क्या मिलता है? इसके वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अर्थ की इसके वेलोसिटी कितनी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूंगा तो स्केप हो जाएगा, वो वापस नीचे नहीं आएगा। अब ये फार्मूला हमें मिला 2gm बाय आर। अब हम इसे इस फार्मूले को और एक तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? स्मॉल जी के टर्म्स में। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इक्वल टू, चलिए देखते हैं, स्मॉल जी इक्वल टू क्या है? gm बाय आर स्क्वायर है, gm बाय आर स्क्वायर। और हमें इसके वेलोसिटी क्या मिली है? अंडर रूट gm बाय आर मिली है, gm बाय आर स्क्वायर, सॉरी 2gm बाय आर मिली है। यहाँ पे gm बाय आर स्क्वायर है, यहाँ पे 2gm बाय आर। मैं डिनोमिनेटर में r से मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर में r से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? इसके वेलोसिटी में मुझे मिलेगा 2gm, न्यूमरेटर में r से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में किया, डिनोमिनेटर में r इंटू आर स्क्वायर हो गया,
और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में। तो ये gm/r² जो है ये क्या है, स्मॉल g है। तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ √2gr, √2gr। तो इसके वेलोसिटी के हमें दो फॉर्मूले मिल गए। इसके वेलोसिटी इक्वल टू √2gm/r, r मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ, और √2gr यहाँ पे कैपिटल G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, v इक्वल टू √2gr। अगर यहाँ पे भी हम वैल्यूज रखते 2 इंटू स्मॉल g की वैल्यू 9.8 और रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, अगर ये वैल्यूज हम लिखते तो फिर भी हमें क्या मिलेगा, इसकी वेलोसिटी वही मिलेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो मिल गई हमें इसकी वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी मतलब कौन सी वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी के साथ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाती है, फिर वो नीचे नहीं आती। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके वेलोसिटी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल क्या कहता है। एग्जांपल में हमें निकालना है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, मतलब अभी हमने देखा था कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वैसे ही हमें एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून निकालना है। तो चलिए देखते हैं। और हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन मतलब क्वेश्चन में डेटा हमें क्या क्या मिला है, हमें मिला है मास ऑफ द मून। मास ऑफ द मून कितना दिया है, 7.34 इंटू 10⁻22 kg, ये हो गया मास ऑफ द मून। और दी है रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, ये होगी रेडियस ऑफ द मून। और कैपिटल जी की वैल्यू तो हमें पता है, वो है 6.673 इंटू 10⁻11 और यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यूनिट लिखना कभी मत भूलिए। तो ये आ गया 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब लिखेंगे हम इसके वेलोसिटी का फार्मूला, जो कि हमने अभी डिराइव किया था और हमें पता है क्या है, √2gm/r, ये इसके वेलोसिटी का फार्मूला √2gm/r। तो चलिए इस फार्मूला में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसकी वेलोसिटी हमें क्या मिलती है, √2 इंटू g की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ द मून। यहाँ पे हमने मास ऑफ द अर्थ लिया था, लेकिन हमें अभी मून की चाहिए इसके वेलोसिटी, तो हम मास ऑफ द मून लेंगे 7.34 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मून। हमने पहले रेडियस ऑफ द अर्थ लिया था, लेकिन अब हमें इसकी वेलोसिटी मून की चाहिए ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो हम रेडियस ऑफ द मून लेंगे जो कि है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। तो बस सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यूज क्या मिलेगी, इसके वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिलेगी 2.34 किलोमीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी हमें मून की मिल गई। तो इसके वेलोसिटी ऑफ द मून हमें क्या मिल गई, 2.34 किलोमीटर पर सेकंड। तो अभी किलोमीटर पर सेकंड में हमें वैल्यूज थी मीटर में, रेडियस मीटर में थी, न्यूटन का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसमें भी हमने मीटर इस्तेमाल किया है, अभी यहाँ पे किलोमीटर में आ गया। तो अभी ये तो मीटर का किलोमीटर, किलोमीटर का मीटर, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कन्वर्जन करना, हमें पता है 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अभी मीटर में आएगी तो उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो ये वह हमारा इसके वेलोसिटी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था वेटलेसनेस कंडीशन के बारे में, शायद पिछले ग्रेविटेशन के किसी ट्यूटोरियल में मैंने बोला था कि स्पेस में हम वेटलेसनेस फील करते, वेटलेसनेस फ्री करते मतलब स्पेस में नहीं बोला था मैंने, सरफेस ऑफ द अर्थ बोला था, जब g की वैल्यू 0 होंगी ऐसा बोला था। स्मॉल g की वैल्यू जब 0 होगी मतलब तब हमें कोई फोर्स नहीं रहेगा अर्थ का हमारे ऊपर, तो हम कैसा फील करेंगे कि हमारा कोई वेट है ही नहीं। वैसा ही स्पेस में एस्ट्रोनॉट फील करते हैं। कैसे, क्योंकि जब स्पेस में हो जाते हैं तो वहां पे अर्थ का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ना किसी और का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मतलब उन्हें कोई भी फोर्स अपनी तरफ नहीं खींच रहा, तो कैसा फील करते हैं, वेटलेसनेस। हमें पता है वेट मतलब क्या होता है, जो फोर्स अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है वही हमारा वेट होता है। अब स्पेस में तो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगा रही है, तो फिर हम ऐसा फील करेंगे कि हमारा कोई वेट है ही नहीं। हमने देखा होगा कई बार फिल्मों में या किसी डॉक्यूमेंट्री में, वो ऐसे उनकी स्पेसशिप में ऐसे उड़ते रहते, हवा में टहलते रहते, फ्लोट होते एकदम, उसी कंडीशन को वेटलेसनेस कहते हैं। कि मतलब वेट एकदम उनका 0 हो जाता है वहां पे, उनका खाना भी उड़ता है, उनका पानी भी उड़ता है, वो बड़ी मुश्किल से खाते हैं, बड़ी मुश्किल से पीते, सारी चीजें फ्लोट होती है, वो होता है वेटलेसनेस। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन
क्या उसकी हाइट होती है? नहीं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि स्पेस में कोई फोर्स नहीं रहता अर्थ के ऊपर, वो तो होगी स्पेस की बात। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में नहीं है, एकदम ऊपर नहीं है, जो किसी सैटेलाइट के साथ या फिर किसी स्पेसशिप में घूम रहे अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे, तो उन्हें भी वेटलेसनेस फ्री होता है, जैसे कि स्पेस में होता है। एकदम स्पेस में क्यों होता है? क्योंकि स्पेस में कोई फोर्स नहीं है, अर्थ का कुछ नहीं है, इसीलिए। लेकिन जो अर्थ के सराउंडिंग में घूम रहे, ऐसे किसी ऑर्बिट में घूम रहे, इस ऑर्बिट में वो घूम रहे अर्थ के सराउंडिंग में, तो वहां पे जो जी की वैल्यू होती है, स्मॉल जी की, सिर्फ और सिर्फ 11% लेस होती है सरफेस से। मतलब 9.8 है तो उसके 11% लेस यहाँ पे होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं घूमते, वो अर्थ के नजदीक से घूमते, मतलब इतना भी नजदीक नहीं कि हम देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर से हमारे एटमॉस्फेयर में से घूमते, तो मतलब वहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। तो उनको वेटलेसनेस क्यों फील होता है? उनको वेटलेसनेस फील होने की वजह है फ्री फॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्री फॉल इज द कंडीशन वेयर द ऑब्जेक्ट कैन एक्सपीरियंस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मैं बोला था फ्री फॉल में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और कोई फोर्स नहीं होता, बाकी सारे फोर्स हम इग्नोर कर देते हैं जब हमें फ्री फॉल कंसिडर करना होता है। और ट्रू फ्री फॉल हमने बोला था कि वैक्यूम में होता है, जहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता दूसरा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो उनकी स्पेसशिप होती है, या हम कह सकते हैं स्पेसक्राफ्ट होता है, तो वो भी फ्री फॉल की कंडीशन में होता है। कैसे? वो गिर नहीं रहा अर्थ पे, लेकिन फिर भी वो फ्री फॉल की कंडीशन में। कैसे? क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई भी फोर्स नहीं है। वहां ऊपर एटमॉस्फेयर बहुत बहुत मतलब एक्सट्रीमली रेयर होता है, विरल होता है। मतलब ना एयर रेजिस्टेंस है, ना बुयांस फोर्स है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और किसी वेलोसिटी के साथ घूम रही है, तो इस वेलोसिटी के साथ घूमने की वजह से वो गिरते नहीं। जैसे हमने देखा था कि मून जो है अर्थ के ऊपर नहीं गिरता, हमारे किसी ट्यूटोरियल में ग्रेविटेशन के देखा था कि मून नहीं गिरता अर्थ के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूमता रहता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है और नहीं गिरता। वैसे ही इस स्पेसक्राफ्ट का है, ये भी नहीं गिरता, लेकिन ये फ्री फॉल में है फिर भी। जैसे कि हमारा मून और जो हमारे अदर सैटेलाइट्स है आर्टिफिशियल, वो भी फ्री फॉल में है। क्यों? क्योंकि हमने देखा फ्री फॉल मतलब क्या होता है? फ्री फॉल मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करता है, तब हम उसे फ्री फॉल कहते हैं। तो ये भी फ्री फॉल में है, और फ्री फॉल में होने की वजह से ये वेटलेसनेस फ्री करते हैं। इनको कोई भी वेट महसूस नहीं होता। मतलब कैसे? ये घूम रहे हैं और ये गिर भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये घूम रहे हैं। किस वेलोसिटी से? किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी ये फ्री फॉल में। फ्री फॉल में मतलब कैसे? आपने कभी देखा होगा, जब लिफ्ट गिरती है ऊपर से नीचे धड़ाल कर, तब हम क्या हो जाते हैं? लिफ्ट जब जोर से नीचे गिरते हैं तब हम ऊपर चले जाते हैं। ऊपर क्यों? क्योंकि हमारा वेट कम हो जाता है, बहुत कम, और हमारा रूफ को सर टकरा जाता है, तो उसके भी हम वेटलेसनेस कह सकते हैं। लेकिन वो पूरा प्योर वेटलेसनेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस रहता है, वो लिफ्ट भी किसी ना किसी से सरफेस से घिस रही होती है, तो पूरा वेटलेसनेस नहीं होता। लेकिन हमारा वेट बहुत कम महसूस करते हैं ऐसी कंडीशन में। और ये जो कंडीशन है, यहाँ पे हम पूरा वेट लूज कर सकते, मतलब हम महसूस कर सकते कि हमारा पूरा वेट लूज हो चुका है, हमारा वेट कुछ भी नहीं है। तो ये हो गई वेटलेसनेस की कंडीशन। और ये कहाँ पे पॉसिबल है? ये सिर्फ पॉसिबल है फ्री फॉल में, और ये जो है ये फ्री फॉल में है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है, इसीलिए। तो ये हो गया ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में। हमने अब तक जितने ट्यूटोरियल देखे वो सब ग्रेविटेशन के बारे में थे। तो मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो जो चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली। क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने फ्री फॉल के फार्मूले डिराइव किए थे लास्ट ट्यूटोरियल में, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें मैंने इसके वेलोसिटी, अर्थ के इसके वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव किया, वो भी पूछा जा सकता है। जो मैं प्रॉब्लम्स बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जो मैं प्रॉब्लम्स या फिर हम क्या कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ, वो भी पूछे जा सकते हैं, या सिमिलर उसी के जैसे सिमिलर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप पेन और पेपर लेके ये सब लिखोगे। तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, या मैं जो बता रहा हूँ तभी आप लिख सकते हैं, लेकिन बताते वक्त लिखना थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान नहीं रहता।
पूरा एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप स्टॉप पॉज कर करके सारे पॉइंट्स लिखते जाइए, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।